जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम लोग का कोई भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको हम लोग, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब जीन की वजह से हो रहा हो, ठीक है, किसी भी जीन की वजह से हो रहा हो। सपोज हम लोग का बॉडी में एक तरह का कैंसरस सेल है जो कि ग्रो करने वाला है, ठीक है, तो हो सकता है कोई एक जीन जो है वो ऐसा इफेक्ट हुआ हो कि वो बार बार कैंसरस सेल को ग्रो करवा रहा है, हम उस जीन को हटा सकते हैं, ठीक है, नया जीन, हेल्दी जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी बहुत तरह का जीन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें हम लोग का रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिकल शेप हो जाता है। हम लोग का रेड ब्लड सेल एक्चुअली क्या शेप का होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है, ओवल शेप और थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है, लेकिन वो जब सिकल सेल एनीमिया होगा तुमको तो वो सारे के सारे थोड़े से सिकल जैसे हो जाएंगे, ठीक है, सिकल, ठीक है ना, जो काटने के लिए यूज किया जाता है खेत में, ठीक है, सिकल जैसे हो जाएंगे, ठीक है, उस शेप हो जाता है। हाँ वो मतलब, हाँ वही उसको यूज किया जाता है जो काटने के लिए खेत में, तो उसी शेप के हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिकल सेल, पतले पतले और कोई चपटे हो जाएंगे, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अगर ये कभी तुमको होगा, अगर कभी भी होता है तुम लोग को, तो फिर उसको क्या होगा कि उसको वो जेनेटिक डिसऑर्डर उतना इजीली क्योर नहीं होगा, तभी जाके क्योर होगा जब वो जीन सुधार पाएगा, ठीक है, अगर वो जीन थेरेपी से हम उसको सुधार पाते हैं तो तभी जाके, वैसे अलग क्योर है उसका, लेकिन परमानेंट क्योर उसका कुछ है नहीं, वो बहुत बार अक्कर भी करता है, ये कर भी करता है, ठीक है। तो देखो जीन थेरेपी एम करता है कि जो भी हम लोग का जितना भी मेजर डिजीजेस हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर किसी को हुआ है, अगर वो पॉसिबल है तो हम लोग क्या करें कि उस जीन, जो जीन उसको कॉज कर रहा है, उस डिजीज को जो कॉज कर रहा है, जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है, उसको ही हटा देते हैं, ठीक है। तो उससे उसको हटा के कोई नेक्स्ट अच्छा सा जीन डालते हैं, तो क्या होगा कि वो हो सकता है वो परमानेंट क्योर बन जाए, उसके लिए क्योर बन जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग का ऑफस्प्रिंग बनते रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट होता है। अब जब डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, मतलब दोनों में से क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि चांसेस है कि म्यूटेशन हो जाए। अब अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो हो सकता है कोई एक पॉइंट पे तुम्हारा कोई एक जीन जो है एफिशिएंट ना हो, ठीक है। सपोज तुम्हारा जो जीन तुम्हारा अच्छा बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हेल्दी बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, वो जीन तुम्हारा इनएफिशिएंटली बने कब, जब वो ऑफस्प्रिंग में बच्चा है, ठीक है, मतलब उसके माँ के पेट में ही उसी टाइम। तो उससे क्या होगा कि जब वो बड़ा होगा तो उसका जो हड्डी सब है वो सब भी मजबूत नहीं होगा, और क्योंकि बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी तुम्हारे सही तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम तुम्हारा कम हो जाएगा। तो इम्यूनिटी कम हो जाएगा, तुमको जिंदगी भर ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब तक तुम उस जीन को सही नहीं करते जो कि तुम्हारा हेल्दी बोन मेरो नहीं बना रहा है, तुम तब तक तुम ठीक नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी। और तुम लोग का जीन थेरेपी जो है वो एक एग्जाम्पल देके तुम लोग को बुक में एक इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको कहते हैं SCID, स्किड। ये क्या है, सीवियर क्रोनिक इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, सीवियर कॉम्बाइन, ठीक है, सीवियर कॉम्बाइन इम्यून डेफिशिएंसी। यहाँ पे क्या होता है, इम्यून का डेफिशिएंसी होने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम पूरा खराब होने लगेगा। अगर तुम लोग हेमोफिलिया, फिनाइलकेटोनुरिया ये सब पढ़े हो ना 11th क्लास में, देखो, तो ये हो गया तुम्हारा सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। तो क्या है कि ये इसको स्किड कहते हैं। ये एक सिंगल जीन डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा, देखो, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डेफिशिएंसी मतलब सिंपल सा बात है, क्या इम्यून को डेफिशिएंट करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को तुम्हारा क्या करता है, डेफिशिएंट करता है। देखो हम लोग का जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी, रेड व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, इनमें से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, देखो ये कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इनका काउंट जो है कम होता है।
इससे देखो ये WBC होते हैं क्या, वो हम लोग का क्या होता है, वॉरियर सेल्स होते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे वॉरियर सेल्स होते हैं। क्या होता है कि जब फॉरेन प्रोडक्ट कोई भी फॉरेन कंटामिनेशन अगर हम लोग का बॉडी में आता है तो वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने सारे भी टी लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हम लोग के वॉरियर सेल, मतलब यही हमारी इम्यून सिस्टम की बैकबोन है। अगर हम लोग का बॉडी में इनका काउंट कम रहे या फिर इनका फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाए, वो अगर सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग का इम्यून सिस्टम जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एडिनोसाइन डीएमिनेज, ठीक है, इसको कहते हैं एडीए, ठीक है। एडिनोसाइन डीएमिनेज देखो ये एडिनोसाइन, हाँ ठीक है, एडीए, ठीक है, इसका डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। एडिनोसाइन डीएमिनेज हम लोग का बॉडी में, ये हम लोग का इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिनोसाइन डीएमिनेज एडीए ये हम लोग का इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये थोड़ा सा भी कम हो जाता है, देखो क्या है कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का जो बॉडी है वो बहुत ही वल्नरेबल है, मतलब तुरंत उसको इन्फेक्शन पकड़ लेगा अगर उसका इम्यून सिस्टम सही नहीं होगा। तो तुम लोगों को पता है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो होता है, ये सिंपली क्या है, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इसमें कोई अलग से डिजीज नहीं है, कोई नया तरह का डिजीज नहीं है। इसमें होगा क्या कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर कि अगर तुमको कोई भी छोटा मोटा बीमारी होता है तो तुमको उसका क्योर नहीं मिलेगा। जैसे कि कॉमन कोल्ड ठंडा, उसका क्योर बहुत इजीली मिल जाता है ना। लेकिन अगर तुमको एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या होगा कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम्हारा बॉडी उस कोल्ड से भी नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो इस ये कोई बहुत मतलब नया से कुछ नहीं बना रहा है तुम्हारे लिए, मतलब नया कोई डिजीज नहीं लेके आ रहा है, वो तुम्हारा सिंपली क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे रहा है। यानी कि तुम्हारा अगर बॉडी में हल्का सा कट लग गया, ठीक है, कहीं पे कट गया और वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा इम्यून डेफिशिएंसी का जितना सारा भी डिजीज होता है, इस तरह से होता है। उनमें से ये एक है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, एडीए का कमी रहता है, जिसका वजह से जो टी लिम्फोसाइट है वो सही तरह से बन नहीं पाते हैं या फिर उनका फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाता है, मतलब उनका फंक्शन सही से नहीं हो पाता है। अब देखो क्या होगा कि ये जो एडीए का डेफिशिएंसी होता है, इस सबसे पहले इसको क्योर किया गया है, लेकिन इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, एक 4 साल की लड़की थी, और उसमें ये एडीए पाया गया था, एडीए का डेफिशिएंसी उसमें पाया गया था, ठीक है। तो यानी कि उसको क्या हुआ होगा, ये वाला डिजीज हुआ होगा, क्या हुआ था, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। अब देखो ये इतना सीवियर होता है, सीवियर इसका नाम इसलिए है, बहुत ज्यादा सीवियर होता है, बहुत ज्यादा तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। वो बचपन से जब पैदा हुई थी उसको डायग्नोज किया गया क्या, स्किड से, और बॉक्स में रखा गया था, ठीक है। बचपन से लेकर 4 साल तक वो एक बॉक्स में रही, ठीक है। वो बॉक्स जो है वो पूरा स्टेराइल बॉक्स होता है, कोई उसको टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। अंदर जाके तुम उसको टच नहीं कर सकते, उसका पूरा एंटायर खाना पीना सब कुछ जो होता था वो स्टेरलाइज मेथड में दिया जाता था, या तो ट्यूब से, पाइप से, या फिर ऐसा में डायरेक्टली मतलब लिक्विड फूड, जिससे कि जैसे कि उसको किसी भी तरह का छोटा मोटा बैक्टीरिया भी जो हम लोग रेगुलरली हम सांस ले रहे हैं यहाँ पे बाहर में, ठीक है, खेल रहे कूद रहे, इससे हम लोग को कुछ भी नहीं हो रहा, हमें हाथ से हमें मिटा दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसको वो नहीं होता, थोड़ा सा भी आउटर मटेरियल कुछ भी जो इसका जो भी उसको जो भी कोई भी जर्म जो है, कोई भी अगर बाहर का मटेरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में पड़ेगा तो क्या होगा कि वो उसको इन्फेक्शन कर सकता है। और बैक्टीरिया तो हर जगह रहते हैं, हर जगह पे जर्म से, तो वो बाहर नहीं आ सकते। जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी इस सिंड्रोम से गुजरते हैं, स्किड से, ठीक है। और भी बहुत तरह का डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, बहुत तरह का डेफिशिएंसी, इम्यून डेफिशिएंसी का बहुत सारा डिजीज है, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरह का डिजीज है, ठीक है। एक डिजीज ऐसा भी है, क्या नाम है उसका, भूल गया, सन से डिजीज होता है, पता है तुमको कि तुम्हारे बॉडी में अगर थोड़ा देर के लिए भी सूरज का रोशनी पड़े तो तुम्हारा वो फैटल हो जाता है, मतलब तुमको वो मार सकता है, ठीक है। सन से एलर्जी, सन का लाइट से एलर्जी, तो यानी कि तुम ये लाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट में रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी में सन का लाइट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि तुम अपना जिंदगी भर कहाँ पे रहोगे, घर में रहोगे और धूप से बच कर रहोगे, ठीक है, कहीं आ जा नहीं सकते। और क्या बोलते हैं इसको, ये एक ऐसा डिजीज है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको क्योर नहीं किया सकता, ठीक है, जब तक तुम्हारे में जीन चेंज हो, ठीक है। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर सब है जो कि इम्यून डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। अब देखो ये बच्ची थी, इसके साथ क्या हुआ कि ये 1990 का बात है, ठीक है।
ठीक है। अब उसको वैसे ही रखा जाता था, एक बॉक्स के अंदर पैक करके रखा जाता था, तो वो वहीं पे खेलती थी, जो भी करती थी वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि एक क्योर निकाला गया, क्योंकि उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उस टाइम स्टार्ट हुआ था हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे एडवांस होने लगा था। तो वहाँ पे एक क्योर निकाला गया क्या कि हम लोग इसका जो बोन मैरो है, ठीक है, तो इसको इसको क्योर करने का दो तरीका है। एक तो है कि इसका जो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो क्या होगा कि जो टी ल्यूकोसाइट होते हैं, ये टी ल्यूकोसाइट कहाँ से बनते हैं, डब्ल्यूबीसी है, तो सारे के सारे कहाँ पे बन रहे हैं, बोन मैरो में। यानी कि बोन मैरो में डिफेक्ट है, क्योंकि वो सही तरह से टी ल्यूकोसाइट नहीं बना पा रहा है, यानी कि बोन मैरो जो है हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसका भी हेल्दी बोन मैरो है, जो भी कोई भी एक डोनर जो कि अपना डोनेट करना चाहे बोन मैरो, उसका बोन मैरो लाके इसका बोन मैरो में डाल सकते हैं, है ना, इसका बोन मैरो एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे हो सकता है। पर ये सर्जरी बहुत रिस्की है, अरे तुमको ये सर्जरी भी बहुत रिस्की है, उसको बाहर लेके जाना है, तुम उसके ऊपर सर्जरी करने वाले हो। देखो नॉर्मली ह्यूमंस के ऊपर सर्जरी करना ही बहुत रिस्की होता है, क्यों, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। बहुत सारे सर्जरी में इन्फेक्शन प्रिवेल भी कर जाता है, बहुत स्टेरिलाइज करके पूरा अच्छा से उसको क्लीन करके सर्जरी किया जाता है, और इसका तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हालांकि ये एक तरीका है जिससे कि तुम उसको क्योर दे सकते हो, ठीक है, पर ये भी 100% 100% श्योर नहीं है कि ये क्योर हो जाएगा बोल के। तो ये लोग एक तरीका निकल, एक रिस्क लिए क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी करते हैं मतलब इसका जो जीन बोन मैरो जो कि उसका अनहेल्दी है, बोन मैरो सही से नहीं बना पा रहा है, या फिर टी लिम्फोसाइट्स को सही से, मतलब ये जो एडीए का डेफिशिएंसी है किसी न किसी प्रोटीन की वजह से हो रहा है, जो कि अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई ऐसा एक प्रोटीन होगा जो कि क्या बना रहा होगा, एडीए बनाता होगा नॉर्मल ह्यूमंस में, लेकिन उस बच्चे के बॉडी में ये एडीए का डेफिशिएंसी है, यानी कि वो प्रोटीन सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्रोटीन किसी न किसी जीन से तो रिलेटेड है, जिसका वजह से कि ये प्रोटीन बनता तो ये अच्छे से काम करता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जीन को रिप्लेस कर देते हैं, उस जीन को फाइंड आउट करके उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन से, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि टी लिम्फोसाइट्स को उसके बॉडी से निकाला गया, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स को क्या किया गया, उस बच्चे के बॉडी से निकाला गया। तो जो टी लिम्फोसाइट्स इनको निकालने के बाद इनको अलग से बाहर में कल्चर किया गया, ठीक है, ठीक है। इनको बाहर में अलग से कल्चर किया गया। ये जो कल्चर किया गया इसमें क्या होगा कि ये टी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक तरह का डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये अलग से कल्चर किया गया इसको। अब क्या किया गया, तुम लोगों को पता है ना कि ह्यूमंस में जब हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, ह्यूमंस के सेल में जो हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, वो कौन सा वेक्टर होता है, प्लांट्स में प्लाज्मिड, ह्यूमंस में रेट्रोवायरस, याद है ना। रेट्रोवायरस क्या करता है हम लोग का बॉडी में जाकर, वो अपना जो जो रेट्रोवायरस होता है तुम लोग को याद होगा, वो क्या करता है कि हम लोग का बॉडी में अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना हम लोग का सेल में, एनिमल सेल में वो इंजेक्ट कर देता है। जब भी उसको एनिमल सेल मिलता है उसको वहां पे इंजेक्ट कर देता है। ये जो आरएनए है ये क्या करता है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनाएगा, मेरा डीएनए बनाएगा। वो डीएनए बना के मेरा डीएनए में, मतलब जो एनिमल से जो डीएनए होता है उसके साथ जुड़ जाता है और ये सेल को वो फिर कंट्रोल करने लगता है, ठीक है। ये आरएनए तुम लोगों को याद है ना, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आरएनए से डीएनए बनता है, उल्टा प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेट्रोवायरस है बड़ा चालाक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको काट कर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसमें अपना क्या डाल देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां लेके जाएगा, हमने इसको जानबूझ के, उसको बहुत खुशी है कि हम अभी इन्फेक्ट करने जा रहे हैं एनिमल सेल को, लेकिन इसको पता नहीं हम लोग बड़े चालाक हैं, ठीक है। तो हम लोग लेके जाते हैं उसको एनिमल सेल के पास, एनिमल सेल के अंदर वो घुस जाता है, ठीक है। अभी हम इन्फेक्ट होने वाले हैं, तो ये जाके वहां पे क्या करेगा, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो जाके वहां पे चल जाएगा उस तरफ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पार्ट जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, ठीक है। डीएनए बनेगा तो मेरा वाला जो पार्ट है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। हाँ ये पार्ट नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो, तो इतना समझ में आ रहा है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग का। देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसको कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम लोग का प्लांट से एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी तरह से जो एनिमल सेल होता है हम लोग टी ल्यूकोसाइट को करते हैं, ठीक है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हम लोग ये इसके अंदर ये जो मेरा क्या नाम है इसका रेट्रोवायरस है, इसको इसके अंदर आप उसका जेनेटिक मटेरियल था उसको कट करके हम क्या लगा दिया उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसको कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम कल्चर किए हैं, जिस जगह पे हम कल्चर किए हैं क्या होगा टी लिम्फोसाइट्स, वहां पे हम उसको जाके
इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि वो जो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर घुसेगा और अपना क्या बनाएगा, वो डीएनए बनाएगा, ठीक है। आरएनए से क्या बनाएगा, वो डीएनए बनाएगा। ये देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना देता है, वो डीएनए बना देता है। अब डीएनए से मेरा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से मेरा क्या बन जाएगा, अच्छा खासा प्रोटीन बनेगा, जो कि हमको क्या क्या बना के देगा, हेल्दी लिम्फोसाइट्स बना के देगा, ठीक है। तो जो हेल्दी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, ये जो हेल्दी लिम्फोसाइट्स हम कहाँ पे डाल सकते हैं, फिर से उसको लेके फिर से उस बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे किया गया, पर बात क्या है ना कि क्योंकि उस बच्चे के बॉडी में खुद से नहीं बन रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, उसका टी लिम्फोसाइट्स को अलग कर रहे थे, फिर उस टी लिम्फोसाइट्स को एक जगह पे कल्चर कर रहे थे, वो लोग रेप्लिकेट कर रहे थे, फिर हम लोग अपना रेट्रोवायरल डीएनए को उसके पास लेके जाते थे। तो रेट्रोवायरल डीएनए के अंदर मेरा क्या है, एक ऐसा जीन है जो कि एक हेल्दी टी लिम्फोसाइट बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरल डीएनए क्या करता था कि उस टी लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर घुस जाता, ठीक है। फिर वहां पे अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या बना देता है, डीएनए बना देता। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बन सकता है। अगर प्रोटीन बन सकता है तो ये जो मेरा अभी जो नया वाला टी लिम्फोसाइट है, ये फिर रेप्लिकेट तो करेगा, इसमें जो बच्चा होगा, जो उसका जो रेप्लिकेटेड सेल होगा, वहां पे जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो रेप्लिकेट हो गया होगा। मतलब ये अभी क्या होगा, हेल्दी होगा। ये हेल्दी वाले सेल को हम क्या कहाँ लेके जाएंगे, वो चाइल्ड के अंदर लेके जाएंगे। चाइल्ड के अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे उसको। उससे क्या होगा कि वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हेल्दी है, तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, ये परमानेंट केयर तो नहीं है। हो क्या रहा है इसमें कि हम लोग क्या किए कि हम लोग पहले उसका जो खराब वाला सेल था उसको लेके आए और उससे बेटर बनाए, फिर से उसको डाल दिए। पर सेल्स का तो लाइफ साइकिल होता है, ये सेल्स जब मर जाएंगे, ये जो सेल्स हैं वो तो मर जाएंगे ना कभी। कितना टाइम होता है एक जो नॉर्मल हेल्दी सेल का लाइफ साइकिल 4 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 120 डेज। तो उसके बाद तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी अपने से तो नहीं बन रहा है ना, हम लोग निकाल रहे हैं अच्छा से बना के फिर से इसको रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जब मर जाएंगे फिर से हमको फिर से इसको देना पड़ेगा, तो इसको फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बार बार इसको उसके अंदर इम्प्लांट करना पड़ता है। तो ये इसमें बड़ा डिमेरिट था। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको बनाना सीख गया, जो हम लोग हेल्दी वाला टी लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किए, वो अगर उसको बनाना सीख लेता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो उसको खुद से बनाने लगेगा, बॉडी उसको खुद से बनाने लगेगा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद से बनाने लगेगा, तो फिर से हम दूसरा बार इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक वो खुद से बनाना नहीं सीखता, और बहुत सारे केसेस में लाइफ टाइम में भी सीखेंगे, तो हर 4 महीना 5 महीना में इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से नया टी लिम्फोसाइट इसमें डालना पड़ेगा, नया टी लिम्फोसाइट इसमें डालना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी डालना पड़ेगा, तभी जाके उसका इम्यून सिस्टम सही रहेगा और क्या रहेगा, वो जो लड़की वो थोड़ा सा बच पाएगी। और ऐसा किया गया था, ठीक है। ये जो तरीका है इसको कहते हैं जीन थेरेपी। हम लोग क्या किए, एक वो जीन ढूंढे जो कि डिफेक्टिव है, जो कि सही तरह से एडीए नहीं बना पा रहा, हम लोग उसको उस जीन को हम लोग रिप्लेस तो नहीं कर पाए। हम लोग क्या किए कि उसका जो रिजल्टेंट है, जो कि हम लोग टी लिम्फोसाइट है, उसको लेके आते हैं और उसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा वाला डालते हैं जो कि हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करे। तो इसका जो रेप्लिकेशन होगा, तो नया सेल बनेगा, वो टी लिम्फोसाइट बेटर रहेंगे, उसको हम लोग लेके डाल देते हैं बच्चे के बॉडी। ये होगा हम लोग का जीन थेरेपी, ठीक है, समझ में आया? ये जो है हमारे 2 टेक्निक्स है, हम लोग का जीन थेरेपी और थेरेप्यूटिक्स। एक लास्ट बचता है वैक्सीनेशन, उसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है।